नमस्कार, त्रिनेत्र जीरो अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राजलदेसर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में रोजाना 20 से अधिक गौमाता की मृत्यु लंपी वायरस के कारण हो रही है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह चुप बैठी हुई है। सरकार के पास ना तो पूरे आंकड़े हैं, ना ही इस संकट की घड़ी में गौमाता की रक्षा के लिए दवा। वहीं सरकार का आपदा प्रबंधन भी फेल है। राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला व श्रीनाथ नगर गौशाला के साथ साथ कस्बे के भगत सिंह ग्रुप, आजाद गोरक्षा ग्रुप, राम भरोसे ग्रुप, इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी लगातार दिन रात भामाशाह के सहयोग से गौ माता को बचाने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा अनेकों तरह के आयुर्वेदिक, अंग्रेजी व होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से गौ माता का इलाज किया जा रहा है। वर्तमान नगर पालिका के क्षेत्र में करीबन 300 गौ माता की मृत्यु हो चुकी है। वहीं नगर पालिका के जेसीबी ड्राइवर लालनाथ ने बताया कि इसके द्वारा अब तक गलियों में विचरण करने वाली करीबन 150 गौ माताओं को दफनाया गया है। इसके अलावा घरेलू गोवंश की भी मृत्यु हुई है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आज नायब तहसीलदार असलम खान ने कस्बे की गौशालाओं का निरीक्षण किया। मैंने लगभग 130 गए मैं जेसीबी से उठा चुका हूँ मैं, और अन्य जो आती है वो मैं अलग बूरता हूँ। नमक वगैरह जो भी गाँव वालों से मिलता है वो मैं डालकर दफना देता हूँ उनको। और लगभग दोनों एरियो में बहुत गए हैं बूरता हूँ वैसे, और सेवा है जो मैं करता हूँ मैं ड्यूटी से अलावा। और इसमें गौशाला की भी है क्या गाय? नहीं, हाँ, गौशाला से जो भी गायें आती हैं वही मैं दफनाता हूँ, वैसे वो अलग बंदे लाते हैं। 130 का आपने आंकड़ा बताया, वो सभी घरेलू है या आवारा है? नहीं, घरेलू वगैरह तो कोई जैसे घर के आगे पड़ी है वो मैं उठाता हूँ तो वो अलग बात है, और घर से नहीं लेता वैसे। आवारा है सभी? हाँ, आवारा गायें हैं, और ये मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। आपको कैसी फीलिंग होती है इतनी दुखद घटना देखकर? जो भी देखो गायें मरती है तो उनसे जो गौ माता है हमारी, वो किसी भाई के हो दुखी है सब। ये मवेशियों में फैल रहे लंपी रोग से बचाव एवं नियंत्रण की दिशा में आमजन की जागरूकता के लिए आज जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से प्रचार वाहन रवाना किए गए। पशुपालक विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक शर्मा, कृषि उप निदेशक डॉक्टर दीपक कपिला, जिला गौशाला प्रभारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमार अजय ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार प्रभावित क्षेत्र में जागरूकता गतिविधियां की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार वाहन विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूकता पैम्पलेट्स वितरित करेंगे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 18 स्थित भर्तियों की ढाणी के निर्माणाधीन टावर को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। बैजनाथ स्कूल के पास चल रहे धरना स्थल पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए नगर पालिका पहुंचे तथा अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोग ढोल व थाली बजाते हुए धरना स्थल से रवाना हुए तथा पालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की व धरने पर बैठ गए। जब धरना दे रहे लोगों के बीच कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपना आक्रोश प्रकट किया। और आक्रोशित लोगों की समस्या को सुनकर सारस्वत ने आश्वासन दिया कि 5 दिनों में टावर को हटा दिया जाएगा। तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए। वहीं इस मौके पर ईओ भगवान सिंह को भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत 1 सप्ताह से अधिक समय से वार्डवासी टावर को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या की ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान पार्षद दिनेश प्रजापत, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, भाजपा नेता भरत रांकावत सहित कई लोग उपस्थित थे। नगर पालिका प्रशासन के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, जो उन्होंने हेमंत जी सारस्वत हैं, और उन लोगों ने मिलकर हमें आश्वासन दिया है अगर 5 दिन के अंदर वो टावर पूर्णतः हटा देंगे वहाँ से भर्तिया ढाणी में जो टावर का अवैध निर्माण हो रहा है, तो किसी की सह पर हो रहा है, तो उस टावर को ये हटवा देंगे। अगर 5 दिन बाद में ये उस टावर को नहीं हटवाते हैं तो मैं मेरे भाइयों के साथ, तो मेरी माताएं और बहनें आई है और जो मेरे किसान के साथी हैं उनके साथ मिलकर उस टावर पर चढ़ेंगे और उसका जिम्मेवार पूरा नगर पालिका प्रशासन होगा। और ईओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि साहब आज बाहर आके ज्ञापन ले हमारा, तो ईओ साहब की हट धर्मिता इतनी थी कि वो बाहर आए नहीं। और फिर हम चेयरमैन साहब के ऑफिस में गए, वहाँ भी
लगाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। फिर चेयरमैन प्रतिनिधि है हेमंत जी सारस्वत, उन्होंने उनके ऑफिस में, ये साहब के ऑफिस में जाके उनको लेके आए थे। आज वार्ड नंबर 19, 18, 20 के लोग एक टावर जो बन रहा है उसके विरोध में आए हैं। सभी उनके पास में स्कूल है और लोगों को लग रहा है कि भी रेडिएशन का खतरा तो वास्तव ही बच्चों पर विशेष प्रभाव डालता है। हर आम जन को भी उससे बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों ने 10 दिन से प्रयासरत रहे, फिर भी टावर का रातों रात कोई निर्माण हो चुका है। इसके लिए मुझे भी कहा गया, मैं वार्ड पार्षद के हैसियत से इन लोगों के समर्थन में आया हूँ और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। और प्रशासन से हमने इसकी दरख्वास्त दे दी है और प्रशासन ने हमें 5 दिन का समय देकर आश्वस्त किया है कि ये टावर निश्चित ही हटा दिया जाएगा और जनता के हित में कार्य किया जाएगा। चूरू के कलेक्ट्रेट में गंदे पानी की निकासी के लिए आज प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर के पदाधिकारियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी ने बताया कि श्री बद्री केदारनाथ धानुका उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सिंगी पार्क के आसपास काफी दिनों से गंदे पानी का ठहराव हो रहा है, जिसके कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग रैगर बस्ती राजकीय गोपाल उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर नडिया कुएं तक गंदे पानी से 24 घंटे भरा रहता है। लंबे समय तक गंदे पानी के भराव होने से उसमें बदबू व मच्छर पैदा होने से बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। नगर परिषद को कई बार पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई सूद नहीं ली गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य शरद शर्मा, संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, रामगोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंदिर में जाने वाले भैया बहन वार्ड नंबर 50 में स्थित है और ये विद्यालय के जो आने रास्ता है उस पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ। ये रास्ता 12 महादेव से लेकर नडिया कुआं तक ये रास्ता पूरा पानी तक ब्लॉक है। बच्चे किधर से आए, इसलिए प्रशासन से मांग की गई है कि रास्ते को गंदगी साफ करें और पानी को दूर उठाएं, क्योंकि ये अनेक गाँवों को भी जोड़ती है। गाँव से आने वाले भैया बहन भी और राहगीर भी पानी से बड़े ही दुखी है। विशेष और कमज़ोर वर्ग के जुड़े लोगों के लिए विद्यालय खुला और पूरा एरिया सेवाबस्ती का है, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। उनके आने जाने के लिए का भी दुर्लभ हो रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित चांदनी चौक में पिछले 1.5 महीने से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से आम जन ने आज गढ़ चौराहे पर जाम लगा दिया। उपस्थित जन समूह ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार मौके पर पहुंचे तथा लंबी वार्ता के बाद चांदनी चौक इलाके का निरीक्षण किया व 2 दिन में समुचित पानी निकासी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित हुआ। इस मौके पर सत्यनारायण व्यास, ओम प्रकाश मोटेका व ईश्वरी प्रसाद हारित सहित बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया। इसमें मुख्य समस्या चांदनी चौक में जो जल भराव की समस्या है, नालों की साफ सफाई नहीं होगी, चैम्बर ब्लॉकेज है, उसको हमने पहले से भी टीम लगा रखी है और हमने लोगों से वादा किया कि नगर परिषद वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर को बुला के इसको भी 2 दिन से का टाइम इन्होंने मांगा, तो हमने इसको बुधवार तक का टाइम दे दिया कि बुधवार तक ये सारी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए, साफ सफाई स्थायी समाधान हो जाए। ऐसे नहीं कि पानी एक बार निकल गया फिर वापस पानी भराव हो गया। तो परमानेंट हम चाह रहे हैं कि नालों की और चैम्बर की साफ सफाई होती है, स्थायी समाधान हो। और जो लाल घंटाघर से लेकर जो रोड है जो टूटी फूटी PWD के अंडर में मुख्य मार्केट में जो आ रही है PWD के, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा कार्य है वो 5 सितंबर के बाद हम शुरू करते हैं। आज इसको देखते हुए एक बार नहीं, तो ये रोड का जो मरम्मत का कार्य है, बाजार की तरफ मुख्य रोड है, उन्होंने ये कि 5 सितंबर के बाद हम कार्य शुरू करें। भाई साहब यहाँ पर है ना 2 महीने से कंटिन्यू 2 महीने से मैं मिठाई का दुकान कर रखा हूँ। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का टाइम मांगते हैं और आज तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ। कम से कम 50,000 रुपये का मिठाई मेरे को फेंकना पड़ा है। इनके चक्कर में मेरे कोई कस्टमर नहीं आते हैं, बरसात होता है पानी भर जाता है यहाँ पर। अब क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन कुछ नहीं है, ये खाली है ना नींबू रस का गोली दे के जाती है और ये चले जाती है। चूरू शहर में जो चांदनी चौक और निचले इलाकों में जो पानी जल मग्न हो रहा है, उसके लिए चूरूगढ़ के आगे गढ़ चौराहे पे चूरू के व्यापारियों और जनता की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ये मांग है कि ये जल निकासी तुरंत करवाई जाए और
जनता को आराम दिया जाए, अन्यथा 2 दिन बाद में चूरू शहर निवासियों की ओर से और गढ़ चौराहे पे आमरण अनशन अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन चूरू होगा। राजलदेसर कस्बे में सरकारी महाविद्यालय स्वीकृत होने के बाद पहली बार छात्र संघ के चुनाव होंगे। इसको लेकर राजकीय चिकित्सालय के पास आज स्थायी रूप में संचालित श्री यूनियन क्लब विद्यालय में चल रहे महाविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल हुआ, जो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चला, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज कुल 8 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, महासचिव व संयुक्त सचिव पद के लिए 2-2 नामांकन दाखिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कल पर्चों की जांच होगी। जांच के बाद मतदाताओं को आईडी सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। महाविद्यालय में कुल 447 विद्यार्थी मतदान में भाग लेंगे। जहाँ तक छात्र संघ चुनाव की बात है तो राजलदेसर महाविद्यालय 2020 में स्थापित हुआ था। अब चूँकि ये महाविद्यालय अब 3rd ईयर में रन कर रहा है, तो 3rd ईयर होने के कारण इस नाते से यहाँ राज्य सरकार के आदेश के अनुपालना में चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज जो है चुनाव प्रक्रिया पूर्णतया प्रारंभ हो चुकी है। छात्रों की मतदाता सूची जो है बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वह आज प्रातः 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक चली। मतदाता बड़े उत्साह से छात्र संघ के जो है इसमें भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं और विभिन्न पदों के लिए विभिन्न छात्रों ने आज नामांकन अपना दाखिल किया है। महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए, महासचिव के लिए, संयुक्त सचिव के लिए और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होते हैं। चारों ही पदों के लिए 2-2 उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर रतनगढ़ के दोनों राजकीय कॉलेजों में भी गतिविधियां शुरू हो गई है। आज दोनों महाविद्यालयों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राजकीय जालान कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, महासचिव पद के लिए 1 ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस कॉलेज में संयुक्त सचिव पद व कक्षा प्रतिनिधि के लिए 1 भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। वहीं राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, महासचिव पद व संयुक्त पद के लिए 2-2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज छात्र संघ चुनाव में नामांकन दाखिल करने का दिन था और सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। क्योंकि 3 अभी बज रहे हैं तो नामांकन पत्रों का दाखिल होने का काम चल रहा है। अभी प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची आ जाएगी थोड़ी देर में, तो वो बता देंगे। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं उन पर आपत्तियां अगर कोई कैंडिडेट या कोई दूसरा विद्यार्थी देना चाहे तो वो आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। 3 बजे से 5 बजे उसका टाइम रहेगा और 5 बजे के बाद जांच परख होके और कल सुबह 10 बजे प्राप्त वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया महाविद्यालय में भी आज नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान चुनाव में चारों पदों के लिए NSUI व ABVP के 1-1 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें सीधी टक्कर होगी। छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे तथा मतगणना 27 अगस्त को होगी। मैं अनिल बाकर, अध्यक्ष पद का दावेदार NSUI से, तो मैं लोहिया कॉलेज में जीत जाऊंगा तो मैं BSc की और BA की 300 बुक और BSc में और BA में नीचे RO का फिल्टर पानी नीचे लूँगा और साफ़ सफाई लोहिया कॉलेज में। छात्रों का जो काम होगा उनके लिए हर आवाज़ उठाया जाएगा उनको। छात्र अनिल कुमार बाकर, अध्यक्ष पद का। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूँ। अभी मैंने पर्चा का जो कार्यक्रम है वो पूरा कर लिया है और मैं वादा करता हूँ इस राजकीय लोहिया महाविद्यालय पे अगर मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद हेतु चुनाव जीतता हूँ तो स्टूडेंटों को जो सामना करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट में RWX आता है या किसी प्रकार की परेशानी होती है, उनको जाके यूनिवर्सिटी काम करवाना पड़ता है, उसके लिए मैं यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाऊंगा। अभी तक इतिहास में हुआ नहीं है, आगे ये मैं बदल के दिखाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं सभी यहाँ पे साइंस स्टूडेंट, आर्ट्स स्टूडेंट सभी से मैं एक अच्छी उम्मीद के साथ सभी भाइयों का साथ लेकर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। काफ़ी सभी भाइयों का साथ है और जी जान से इसी तरह लगा रहूँगा और जो मैंने वादा किया है वो आपको पूरा करके दिखाऊंगा। मैं वादे नहीं, इरादे लेके आया हूँ।
इसके लिए भी मैंने सोचा है कि भैया अगर छात्रा वगैरह बहनों को अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उनको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम गार्ड की मांग कर रहे हैं। वो भी जल्दी हम मैं मेरी जी जान लगा के उसमें भी पूरी मेहनत करवाऊँगा। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र जोया, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर की निजी स्कूल में आज समर्पण सेवा संस्थान द्वारा जापानी मियावासी पद्धति से 45 प्रकार के अलग अलग किस्मों के 250 पौधे लगाए गए। संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र सैन ने बताया कि संस्थान पहले भी ऐसा प्रयोग गांव धातरी में पौधे लगाकर कर चुका है। धातरी में सफलता के बाद मैणासर के इस स्कूल में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी के नाम से प्रचलित इस पद्धति से किया गया पौधरोपण साधारण पौधरोपण के मुकाबले 10 गुना तेज है। साथ ही वृक्ष 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। इस तकनीकी में सभी प्रकार के पेड़ों की देशी प्रजातियां लगाई जाती हैं, जो कि 3 वर्षों के भीतर स्थायी हो जाते हैं और उसके बाद उन पौधों को पानी व खाद की आवश्यकता नहीं होती है तथा आने वाले 10 साल में उक्त पेड़ प्राचीन जंगल जैसा रूप ले लेते हैं। इस अवसर पर गाँव के परमेश्वर लाल शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, महिपाल शर्मा आदि उपस्थित थे। चूरू स्थित सैनिक बस्ती सेक्टर 24 के सामुदायिक भवन में आज डॉक्टर नंद किशोर टीबड़ा फेको व रेटिना सर्जन के निर्देशन में टीबड़ा आई हॉस्पिटल सीकर की टीम द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी के अध्यक्ष राम सिंह पूनिया, सचिव नंदलाल सिंह राठौड़, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक मूलचंद बगड़वा आदि ने अपना सराहनीय सहयोग दिया। कैंप के दौरान कुल 90 रोगी लाभान्वित हुए तथा कैंप के बाद जिन लोगों का आँख का ऑपरेशन होना है उनके लिए चूरू से सीकर तक मुफ्त परिवहन व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, विकास कुमार व ओम प्रकाश स्वामी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। सेक्टर 4 में सामुदायिक भवन में टीबड़ा हॉस्पिटल सीकर की ओर से निःशुल्क आई कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 70 पेशेंट्स को देखा गया। उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी गई और निःशुल्क जांच की गई। इसका आयोजन जो है नंदलाल सिंह जी राठौड़ की ओर से किया गया और जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी उनको जो है कार्ड बना के दे दिया गया और ECH और राज्य सरकार के कर्मचारियों का निःशुल्क जो है ऑपरेशन किया जाएगा। उनके लिए ऑपरेशन वालों को के लिए टीबड़ा हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। आपका नाम? राम सिंह पूनिया, अध्यक्ष सैनिक बस्ती सेक्टर 4। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज विद्यार्थियों में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और उनके मार्गदर्शन के लिए आई स्टार्ट योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने व रोजगार के साधन मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार की एक पहल ने स्टार्टअप के वातावरण को स्थापित करने में अग्रणी कार्य किया है। आई स्टार्ट के तहत विस्तृत जानकारी देते हुए राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि राज्य स्तरीय डिजीफेस्ट समारोह जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालय में स्थापित इंक्वेशन सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। महाविद्यालय में स्थापित इस इंक्वेशन सेंटर पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इंक्वेशन रोडर की नोडल अधिकारी MM शेख ने बताया कि आई स्टार्ट राजस्थान योजना के अंतर्गत 85 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया, जिनमें से 10 के प्रस्ताव फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए। तत्पश्चात प्रोजेक्ट विशेषज्ञों के समकक्ष इनका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुआ। सभी को मालूम है 20 अगस्त को जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लोहिया महाविद्यालय में स्थापित इस इंक्यूबेशन सेंटर का जो है लोकार्पण किया था। इसमें 85 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 24 ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे और उन 24 में से 18 लोगों ने जो है प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बाद में उनमें से फाइनल राउंड में 10 लोगों का जो है पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, जिसमें एक पुरस्कार स्टेट लेवल में ग्रामीण स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और डिवीजन लेवल में 3 पुरस्कार मिले हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 पुरस्कार मिले हैं और इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल रूरल स्कीम में भी 3 पुरस्कार मिले हैं। इस प्रकार से लोहिया महाविद्यालय में स्थापित इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को नया व्यवसाय करने के लिए आई स्टार्टअप के अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को जो पुरस्कार मिले हैं और आगे ये विद्यार्थी अपना व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर तकनीकी सहायता जो है वो प्राप्त करेंगे।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि अधिकारी इस तरह से संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ काम करे कि लोगों की समस्याओं का समुचित निस्तारण हो तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जरूरतमंद एवं पात्र लोगों तक पहुंचे। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं, बीसू का संपर्क पोर्टल, बजट घोषणा, क्रियान्वयन और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि संपर्क पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण हो। साथ ही अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं पर काम कर यह देखे कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे। उन्होंने नगर परिषद अधिशासी अभियंता पूर्णिमा यादव से कहा कि वे शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था को ठीक से देखें, दीर्घकालीन उपायों के साथ साथ तात्कालिक उपाय कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। इस दौरान एडिशनल एसपी देवानंद, ACF राकेश दुलार, ACP मनोज गरवा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। विद्या भारती संगठन की जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में चूरू जिले के 8 संकुलों के 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की दौड़ संपन्न हुई। इस दौरान विक्रम सिंह भाटी, देवकीनंदन वर्मा, चुन्नीलाल चौहान व विद्यालय के शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह राठौड़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर ठाकुरमल शर्मा, सरपंच रामरतन सिहाग, विशिष्ट अतिथि आदर्श शिक्षण संस्थान जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा आदि ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को संपन्न हुई, जिसमें पूरे चूरू जिले के 250 एथलीटों ने भाग लिया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की कूद, विभिन्न प्रकार की दौड़ और विभिन्न प्रकार की फेंक होती है, जिसमें गोला फेंक, भाला फेंक, तस्तरी फेंक आदि थी। इन प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका श्री विक्रम जी भट्टी, देवकीनंदन जी वर्मा, चुन्नीलाल जी चौहान व विद्यालय के शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह जी PTI ने की। कार्यक्रम के समारोह की अध्यक्षता ठाकुरमल जी शर्मा, सरपंच रामरतन जी सिहाग, आदर्श विद्या मंदिर के जिला सचिव श्री त्रिविक्रम जी अपूर्वा व संकुल प्रमुख किशनलाल जी सैनी ने की। यह आदर्श विद्या मंदिर प्रतियोगिता खेल के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र के निर्माण से राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा बालकों से रखता है। भैया बहनों ने खेल को खेल भावना की दृष्टि से देखा। विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाते मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रतनगढ़ की उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा आज पौधरोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड संख्या 19 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र से हुई। केंद्र पर उषा टेलर व भंवरलाल टेलर ने पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ममता जांगीड़, कार्यकर्ता कंचन शर्मा, विनोद देवी आदि उपस्थित रहे। चूरू के स्थानीय बजाज गेस्ट हाउस में रविवार रात श्री ढांढर शक्ति भक्त मंडल चूरू की ओर से टीडा गेला दादी के वार्षिक उत्सव पर आयोजित मंगल पाठ में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दादी की ज्योत प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में चूरू के गायक कलाकार राकेश दादीज ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में कोलकाता के गायक कलाकार मूलचंद बजाज, अंकित बजाज व राघव चौधरी ने भव्य मंगल पाठ कर दादी को रिझाया। इस अवसर पर झूला उत्सव, गजरा उत्सव, मेहंदी उत्सव व चुनरी उत्सव का महिलाओं और पुरुषों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मां ढांढन वाली के दरबार की आकर्षक सजावट की गई। इसके साथ ही भव्य 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। रतनगढ़ के गांव खुडेरा बड़ा में कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसल जाने से 48 वर्षीय एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा ने बताया कि खुडेरा बड़ा निवासी 48 वर्षीय जीवराज पुत्र हनुमाना राम जाट आज खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान प्यास लगने पर खेत में बनी कुंड से पानी निकालने के लिए गया, जहां पर उसका पैर फिसल गया तथा वह कुंड में गिर गया। शाम तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन तलाश करते हुए खेत पहुंचे तथा कुंड में देखा तो शव तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रतनगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव मालपुर निवासी 35 वर्षीय महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 10 अगस्त की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। मिलने के बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ दिनों पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार का, जिसके ऊपर की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद 2 दिन के रिमांड के आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप था और इशाक खान नाम का आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।